हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप भी मेरे ही तरह जब कभी भी इंग्लिश सीखना शुरू किए होंगे तो सबसे पहले आपको यही बताया गया होगा कि अगर कोई भी सेंटेंस असर्टिव हो तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। मैक्सिमम लोगों के अंग्रेजी की शुरुआत जो है इसी स्ट्रक्चर के साथ होती है। तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले मैं अपना यही वीडियो डालना चाहता हूं कि हम आज जो है ना इसको थोड़ा और डीपली समझने का प्रयास करेंगे कि असल में जो सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट की बात होती है उसके बारे में क्या वास्तव में हम सारी बातें जानते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आशा करूंगा कि आपको कुछ बेहतर सिखा सकूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम बनाना शुरू करते हैं किसी भी असर्टिव सेंटेंस को तो स्ट्रक्चर हमको क्या दिया जाता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब ना सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो आप ना पूछोगे अगर कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं तो हिंदी भाषी विद्यालय में पढ़ने वाला अगर बच्चा होगा तो वो बोलता है सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है इस सेंटेंस से आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि राम इज मेकिंग अ काइट। राम एक पतंग बना रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम है। और वास्तव में राम यहाँ कर क्या रहा है? काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सटीक बैठ जाता है कि सेंटेंस में जो काम करता है वही कर्ता होता है या फिर वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन रुकिए, अगर आप दूसरे सेंटेंस को देखें तो दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर राम कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पर तो राम कोई काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बस राम का स्टेट डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में वह जो कौन वाला फॉर्मूला है वो काम करना बंद कर देता है कि कौन काम कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में ये काम करना बंद कर देता है। तो इस वजह से आप सब्जेक्ट के बारे में देखा, एक देर वाले वीडियो में मैंने सब्जेक्ट को बहुत विस्तार से समझाया है। सब्जेक्ट के बारे में आप बिल्कुल एक बात याद रखेंगे कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट उस वस्तु या व्यक्ति को बोलते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट उस वस्तु या व्यक्ति को बोलते हैं जिसके बारे में बात हो रहा हो। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बहुत कायदे से समझने की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंस में यूज करते हैं, टेंस में हम मोस्टली तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एक हम बी यूज करते हैं, एक हम डू यूज करते हैं और एक हम हैव यूज करते हैं। तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बी, डू और हैव। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य बनाए जाते हैं, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, वहां तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगता है। ठीक है, तो मेरा एक वीडियो बनेगा जिसमें मैं स्पेशली समझाऊंगा कि वहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। बस थोड़ी सी बातें यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब से संबंधित करना चाहूंगा कि बी हेल्प करता है आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब को। बी किसको हेल्प करता है? जिस वर्ब आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब को। बी किसको हेल्प करता है? आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब को। तो बी नहीं होता असल में। बी को जब हम तोड़ते हैं तो बी से बनता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ठीक है, और बी खुद। तो इतने फॉर्म में बी का इस्तेमाल होता है। इतने फॉर्म में बी का इस्तेमाल होता है। आप कभी भी कोई भी टेंस बनाने जाएंगे, अगर उसमें मेन वर्ब में आईएनजी बढ़ाना है तो इनमें से एक शब्द होना ही होना है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना रहे होगे तो इन तीनों का इस्तेमाल करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में बना रहे होगे तो इनका इस्तेमाल करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बना रहे होगे तो विल और शैल के बाद बी का इस्तेमाल करना है। अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना रहे होगे तो वहां पर आपको बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आप वॉइस चेंज करते हो, पैसिव वॉइस में जाते हो, तो वहां पर बीइंग यूज करना पड़ेगा। यानी बेसिकली मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि जो हमारा असल में हेल्पिंग वर्ब होता है
उसमें तीन तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक बी होता है। बी कैसे वर्ब को हेल्प करता है? ऐसे वर्ब को जिसमें आईएनजी बढ़ा होता है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है डू। डू किसको हेल्प करता है? डू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को हेल्प करता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को हेल्प करता है। और डू का जो फॉर्म होता है, एक हमारा डज हो जाता है, एक हमारा डिड हो जाता है, और डू खुद भी होता है। ठीक है, तो डू बेसिकली किसको हेल्प करता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। किसको हेल्प करता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। अच्छा, अब तीसरा हैव। हैव के साथ हम एक हैज रखते हैं और पास्ट में हैड रखते हैं। ये किसको हेल्प करता है? ये बेसिकली वर्ब के थर्ड फॉर्म को हेल्प करता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब इन्हीं तीन वर्ड से सारे बने हुए हैं, बी, डू और हैव। टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेंस में जो बी यूज करेंगे वो आईएनजी वर्ब के साथ यूज करना होता है। अच्छा, बी के ना फॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इज, एम, आर, इतने फॉर्म में बी इस्तेमाल हो सकता है। डू किसको हेल्प करता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हेल्प करता है। ठीक है, और ये भी तीन रूप में आ जाता है, डू, डज, डिड। और हैव किसको हेल्प करता है? हैव हेल्प करता है वर्ब के थर्ड फॉर्म को, और इसका भी तीन रूप हो जाता है, हैव, हैज, हैड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम समझते हैं मेन वर्ब। जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, मेन मेन वर्ब जो है हम तीन रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तीन क्या चार कह लो। ठीक है, एक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कहीं वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। यस फॉर्म जो है वो अलग से नहीं होता है, जिसमें यस बढ़ाते हैं यही यस बढ़ाते हैं, वो असल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। तो वर्ब का जो मेन वर्ब होता है वो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग या तो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, सेकेंड फॉर्म में यूज होगा, थर्ड फॉर्म में यूज होगा, या फिर आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। मसला जो ज्यादा फंसता है ना, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बनाते आप इसी स्ट्रक्चर पे हो, तो अगर आप इसको बनाते हो तो समझना पड़ेगा, अगर समझोगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो यही बताया जाता था कि सबसे पहले आप प्रश्न करो किसको से, ठीक है, और फिर प्रश्न करो क्या से, फिर प्रश्न करो क्या से, उत्तर में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, ये सही भी है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसमें भी कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, कुछ कहीं ना कहीं जाके सेंटेंसेज फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं? सेंटेंस देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प्ड मी। ठीक है, अब राम ने मदद की, तो राम ने किसको मदद की? नहीं पता। राम ने किसकी क्या मदद की? नहीं पता। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस सही है, ये मी ऑब्जेक्ट है। तो असल में सही ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिएगा कि ऑब्जेक्ट वह वस्तु होता है जिस पर एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्ट वह वस्तु होता है जिस पर एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, या ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाने को कौन रिसीव कर रहा है? आप। तो आप हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस सेंटेंस में राम ने क्या किया? मदद की। ठीक है, उस मदद को रिसीव कौन किया? मैंने। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो कि whom का रिप्लाई और what का रिप्लाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना आप ये चीज भी सीख लो कि असल में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, या फिर ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम से फायदा या नुकसान पा रहा हो, जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो, यानी काम जो जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उससे फायदा या नुकसान जिसको हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, या जिस वस्तु पर काम कर रहा है या जिस व्यक्ति पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा और इसको अगर समझने का प्रयास करें तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस वस्तु को बोलते हैं या उस व्यक्ति को बोलते हैं जिस पर एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो एक्शन को रिसीव करता है, जिससे एक्शन को जो एक्शन को रिसीव करता है, बस समझ में आ रही है, यानी जिससे होने वाले एक्शन
होने वाले एक्शन का फायदा या नुकसान जिसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिखने के बजाय पहले लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखने के बजाय बाद में लिख सकते हैं। लेकिन तब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस सेंटेंस से समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है ही टीचेज, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो जो ये एक्शन हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है, यानी इस वस्तु पर हमारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, हम काम कर रहे हैं। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी अभी मैंने क्या बताया, जिस पर काम होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन को रिसीव करता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो टीचिंग का काम हो रहा है वो हिंदी पर हो रहा है, और इसको रिसीव कौन कर रहा है, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो जो रिसीवर होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर हम स्ट्रक्चर को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब इस हिंदी को हम पहले ले जाएंगे और इसको हम बाद में ले जाएंगे, तो इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगला है क्या हमारा, अदर वर्ड। अदर वर्ड में बच्चे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अदर वर्ड में ना ही सारा लफड़ा है, सारा प्रॉब्लम वही क्रिएट होता है। अदर वर्ड्स को मुझे आपको समझाने के लिए कि भाई जो अदर वर्ड्स लिखते हैं, मान लो हमने एक सेंटेंस किया कि कमरे में 2 बजे मोहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक हिंदी पढ़ा रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और तो लिख लोगे ना, सारा मसला आके कहाँ फंसेगा, अदर वर्ड में। तो अदर वर्ड के लिए तो मुझे अलग से 20 मिनट चाहिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अदर वर्ड्स को सेंटेंस में अरेंज कैसे करते हैं। तो वो एक अलग वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके बारे में बात हो रहा हो, या सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों पहले से जान रहे हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 होते हैं टेंस के लिए, बी, डू, हैव। बी हेल्प करता है ऐसे वर्ब को जिसमें आईएनजी बढ़ा हुआ हो, डू हेल्प करता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है, और उसके बाद जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म को कौन हेल्प करता है, हैव हेल्प करता है। वो अलग अलग फॉर्म में है, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद जो है हमारा मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब हमारा 4 फॉर्म में होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा, या फिर आईएनजी फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं उस वस्तु को जो एक्शन को, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा हो, या फिर उस वक्त को जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो, ठीक है। आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने बताया आपके लिए उपयोगी हो। अगर वीडियो उपयोगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।